बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव्स प्रॉपर्टी का आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक है तो बहुत इजी, मतलब बहुत ही इजी है कॉन्सेप्चुअली देखें, लेकिन बच्चों को बहुत ही मुश्किल से समझ में आता है, बहुत ही उनको दुश्वारी पैदा करता है समझने में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर है कौन सी चीज़। तो अच्छा, टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक किस्म की मोशन होती है। अब ये जो मेरे हाथ में चीज़ है और जो मोशन इस चीज़ की है, इस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर ये टॉपिक आपको समझना है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि बच्चों को ये टॉपिक क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि ये टॉपिक है तो इजी, लेकिन इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे दूसरे टॉपिक भी मौजूद हैं। अगर बच्चों को ये टॉपिक नहीं पता होंगे तो बच्चे कभी भी ये टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। हाँ, रट्टा मार के उसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और क्लास में सारे बच्चे ये टॉपिक समझ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं पहले उनको ये पढ़ाता हूँ फिर उन्हें समझाता हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज की इस वीडियो में हम यही करेंगे, पहले ये सब चीज़ें समझेंगे फिर आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले है पीरियाडिक मोशन, कि पीरियाडिक मोशन क्या होती है। तो इसको मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए ये मार्कर ले लीजिए। अब ये मार्कर यहाँ से शुरू होती है और ये मोशन कर रही है लेफ़्ट टू राइट ये मोशन कर रही है। ये एक बार गई और वापस आई, इसने एक साइकिल कंप्लीट किया, एक चक्कर कंप्लीट किया, फिर से गई फिर वापस आई, फिर एक साइकिल इसने कंप्लीट किया। ये बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रही है ना, मोशन को रिपीट कर रही है, जा रही है, एक बार मोशन, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। तो ये अपनी मोशन को रिपीट कर रही है, और रिपीट करने में इसको टाइम भी सेम लग रहा है। फर्ज कीजिए इसको ये एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लगे, तो दूसरा चक्कर लगाने में भी 2 सेकंड, तीसरा चक्कर लगाने में भी 2 सेकंड लगेंगे। ऐसा ना हो कि एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड, फिर दूसरा चक्कर लगाने में 1.5 सेकंड लगे इसमें। मतलब मोशन रिपीट भी हो बॉडी की, और रिपीट होने में जो टाइम लगे वो भी सेम। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। अब जो अर्थ की मोशन है सन के राउंड, ये सन और ये अर्थ सन के राउंड जो रिवॉल्व करती है। फर्स्ट कीजिए अर्थ इस जगह पे, और यहाँ से उसने मूवमेंट शुरू की, मोशन शुरू की, और वो पहुँच गई यहाँ पे उसने कर लिया एक चक्कर कंप्लीट। अब इस एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको जो टाइम लगा है वो है 365 डेज। उसके बाद ये मोशन अर्थ की रुकेगी नहीं, ये कंटिन्यू रहेगी। अर्थ अपनी मोशन को रिपीट करेगी, और हर एक चक्कर लगाने में अर्थ को 365 डेज यानी 1 साल लगेगा। मोशन रिपीट भी हो रही है और टाइम भी हर बार सेम लग रहा है। तो इस किस्म की मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। अर्थ की मोशन भी है पीरियोडिक मोशन। उसके अलावा अर्थ की जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे यू रोटेट करती है, ये भी होती है पीरियोडिक मोशन। आई होप पीरियोडिक मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पीरियोडिक मोशन ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे और सेम टाइम इंटरवल में रिपीट करे, हर बार उसको टाइम सेम लगे। उसके बाद आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। अब ये पेन, इस पेन की पोजीशन यहाँ है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फोर्स लगाकर इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी। पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये है। तो इन दोनों पोजीशन के बीच में ये जो मुफासला है, ये जो गैप है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी इस पेन को मैंने डिस्प्लेस किया, इसकी प्लेस को, जो इसकी प्लेस थी उसको मैंने चेंज किया। तो इस चीज़ को कहते हैं डिस्प्लेस करना। और बीच में जो मुफासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब कोई भी चीज़ यहाँ पर पड़ी है, मैंने उठा के उसको साइड पे कर दिया, ये मैंने उसको डिस्प्लेस किया। तो ये इसकी पहली वाली पोजीशन, ये बाद वाली पोजीशन,
दोनों पोजीशन के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आई होप डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? फर्ज करें एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से? 30 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 30 मीटर का मुफासला वो तय कर रही है। अब ड्राइवर ने क्या किया, एक बाइक है, ड्राइवर ने क्या किया, उसको एक्सेलरेट किया और उसकी वेलोसिटी को जो है इंक्रीज कर दिया। फर्ज करें वो 30 से हो गई 50 मीटर पर सेकंड। 30 से वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी में चेंज आया है। ये जो वेलोसिटी में चेंज आता है, इस चीज को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो उस चीज में एक्सेलरेशन पैदा होगी। आई होप एक्सेलरेशन भी क्लियर हो गया होगा। फर्ज करेंगे ये पेन स्लोली मूव कर रही है और अचानक से अब ये तेज मूव करने लगी, तो इसमें क्या हुई, क्या पैदा हुई? एक्सेलरेशन पैदा हुई इसमें। उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्ज करें आपके पास दो क्वांटिटीज हैं। अगर आप एक क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी खुद ब खुद डिक्रीज हो जाए, तो हम कहेंगे ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अब फर्ज करें मास फोर्स, अगर मैं फोर्स को इंक्रीज करता हूं तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाती है, फोर्स को डिक्रीज करता हूं तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाती है। तो मैं कहूँगा फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ को बढ़ाओ दूसरी बढ़ जाए, एक को घटाओ दूसरी घट जाए। उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स, लास्ट में रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क। अब रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क पे बाद में आते हैं, पहले फोर्स और टॉर्क को समझ लें कि दोनों क्या है। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को पुल भी कर सकते हैं और उनको पुश भी कर सकते हैं, उनको खींच भी सकते हैं और उनको परे पुश भी कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं फोर्स। जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, फर्ज कीजिए मैं इस पेन पर फोर्स, इस मार्कर पर फोर्स लगा रहा हूं, तो इस मार्कर में डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी। कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी? फोर्स की डायरेक्शन में। अगर फोर्स इधर लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, अगर फोर्स इधर लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, अगर फोर्स इधर लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर, अगर फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, सीधा सीधा चीज मूव करती जाएगी। तो फोर्स चीजों में लीनियर डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पैदा होगी। पर अगर इसी चीज के एक एंड को मैं फिक्स कर दूं जो मूव ना कर सके, दूसरा एंड फ्री हो, मूव कर सकता हूं, तो अब जब इस चीज पर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये चीज फोर्स की डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, ये रोटेट करना शुरू कर देगी। इसमें टर्न पैदा हो जाएगा, ये रोटेट करेगी। अब फिर से देखना, इस पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा, ये फोर्स लगा रहा हूं तो इसमें टर्न पैदा हो रहा है। ये जो फोर्स की वजह से टर्न पैदा हो रहा है इसको हम कहते हैं टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब भी चीजों पर फोर्स लगा उनमें टर्न पैदा हो तो इस चीज को हम कहते हैं टॉर्क। फोर्स भी क्लियर है, टॉर्क भी क्लियर है। अब आते हैं रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क पे। कौन सी चीज पे? रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क पे। अब मेरे पास मान लीजिए सिंपल पेंडुलम है, मैं क्या करता हूं, इसको मूव करवाता हूं। पहले ये रेस्ट में है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। अब जैसे ही मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, डिस्प्लेस करने के बाद हाथ छोड़ूंगा तो ये मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन कुछ टाइम मूव करने के बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी चीज थी जो वापस इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे लेके आई? तो वो चीज हमेशा होती है फोर्स। तो फोर्स रिस्टोरिंग, और इस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो
जो चीज़ मूव कर रही होती है उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। ऐसा फोर्स जो मूव करने वाली चीज़ को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करे वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये चीज़ मूव करने के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई, किस चीज़ की वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। आई होप आप रिस्टोरिंग फोर्स समझ गए होंगे। उसके बाद रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क का भी वही काम है जो रिस्टोरिंग फोर्स का काम है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क ऐसी टॉर्क होती है जो मूव करने वाली चीज को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाती है या लाने की कोशिश करती है। ऐसी टॉर्क को हम कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। अब अगर आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं, आई होप एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो भी आसानी से समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट फॉर्म में SHM भी कहते हैं। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियाडिक मोशन है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पीरियाडिक मोशन है, मतलब वो ऐसी मोशन है जो बार बार रिपीट भी होगी और रिपीट होने में उसको टाइम भी सेम लगेगा। अगर एक बार एक चक्कर लगाने में 1 सेकंड लगाए तो दूसरा चक्कर लगाने में भी 1 सेकंड, तीसरा चक्कर लगाने में भी 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियाडिक मोशन होती है। लेकिन इस मोशन में जो चीज मूव कर रही है, फर्ज करें ये चीज मूव कर रही है, ठीक है, तो जो इसकी एक्सेलरेशन है, इस मूव करने वाली चीज की जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ। यानी जितना मैं इसको डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करूंगा, जितना इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस ज्यादा करूंगा, इसमें एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा पैदा होगी। ये मेन पॉइंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये नोट कीजिएगा। पीरियाडिक मोशन तो बहुत सारी है, लेकिन उनकी जो एक्सेलरेशन होती है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती। अब देखिएगा, ये मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन से मैंने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया तो एक्सेलरेशन भी थोड़ी पैदा हुई है। लेकिन अगर इसको मैं मेन पोजीशन से डिस्प्लेस ज़्यादा करूं तो एक्सेलरेशन देखिए आप, कितनी एक्सेलरेशन इसमें पैदा हुई है। यानी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन भी कम। यानी एक्सेलरेशन, इस मूव करने वाली चीज़ की जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेन पॉइंट होती है ये, ठीक है। उसके बाद अब ये चीज़ जो मूव कर रही है इस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसे थोड़ा मूव करूंगा ना तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी कम लगेगा। जब मैं इसको ज़्यादा डिस्प्लेस करूंगा तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। असल में एक्सेलरेशन ज़्यादा इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा था। यानी जो चीज़ मूव कर रही होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसकी एक्सेलरेशन और उस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब तीनों पॉइंट्स को मिला के हम बताते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियाडिक मोशन है। ठीक है, ये पीरियाडिक मोशन है, रिपीट भी होगी और टाइम भी इसको सेम लगेगा। उसके बाद इसकी जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन कम, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा। और इस चीज़ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा या रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क वो भी डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। रिस्टोरिंग डिस्प्लेसमेंट कम, रिस्टोरिंग फोर्स कम, और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा तो रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क भी ज़्यादा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसी मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर हम इसको डेफिनेशन में आपको बताता चलूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियाडिक मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है, एंड रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क ऑन दैट बॉडी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। इस चीज़ को मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे
एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और ये जो निशानी शो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे माइनस की जो सिंबल है वो क्यों दी गई है? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। फर्ज कीजिए अगर मैं इस मूव करने वाली बॉडी को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में पैदा हो रही और बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में पैदा होगी। ठीक है, एक बार देख लें, ये वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अब मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा की इस डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में पैदा हुई, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट, इसलिए यहाँ पर माइनस की जो है साइन वो दी जाती है। तो जो बॉडी की एक्सेलरेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, उसके अलावा जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी इक्वेशन है F इज इक्वल टू ब्रैकेट और माइनस की निशानी, ऊपर K और नीचे M, फिर ब्रैकेट और फिर X। F मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो कि बराबर है K। अब यहाँ पर K कहाँ से गया? K का क्या है? ये जो K है ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, एक स्प्रिंग और उसमें बंधा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, तो इस चीज़ को हम इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम। तो अब इस अगर बॉल को हम डिस्प्लेस करेंगे तो ये बॉल आगे पीछे मूव करेगा और इसकी जो मोशन होगी वो होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये स्प्रिंग लगी हुई है इसका एक कांस्टेंट है और उसकी जो सिंबल है उसको जिस निशानी से हम शो करते हैं वो है K, और नीचे ये M। ये M जो है ये मास, उस बॉल का मास, और यहाँ पर आ गया X। X का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो बॉडी है वो मेन पोजीशन से कितना दूर आई है होता है X। अगर बॉडी 1 मीटर दूर आई है तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। अगर बॉडी 25 सेंटीमीटर दूर आई है मेन इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो x विल बी 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गई रिस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन। ये इक्वेशन बनाई गई है हुक्स लॉ से। आई होप हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सर्च कर लीजिए, नेट पे आ जाएगा हुक्स लॉ। और उसके बाद आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स पे। तो सबसे पहले ये जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है, सिंपल पेंडुलम, इस चीज़ को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, इसकी मोशन भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके अलावा मास स्प्रिंग सिस्टम, इस बॉल की जो मोशन है ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके अलावा जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये सारे वाइब्रेट करते हैं। चाहे गिटार ले लो, इसकी स्ट्रिंग्स भी वाइब्रेट करती हैं, चाहे सितार ले लो, इसकी स्ट्रिंग्स भी वाइब्रेट करती हैं। उसके अलावा तबला हो या और कौन से इंस्ट्रूमेंट हो गए, और भी जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इन जितने भी इंस्ट्रूमेंट में स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, जैसे वायलिन हो गया, तो ये वाइब्रेट करती हैं और इनकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और उसके अलावा AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ये जो AC का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और ये जो अल्टरनेटिंग करंट की मोशन होती है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो ये एग्जांपल्स भी हो गए और वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर दें। और अगर इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आए तो ये बात भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बताइए कि सेंटर वगैरह पे इतनी महंगी फ़ीस ना भरें और यहाँ पर फ्री में पढ़ें। खुदा हाफिज़।